स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म स्टडी IQ IAS में। मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं सितंबर महीने के करंट अफेयर्स। आप सभी जानते हैं कि हम हर महीने के करंट अफेयर्स का एक एनालिसिस लेकर आते हैं। तो सितंबर महीने के करंट अफेयर्स में जो स्कीम से रिलेटेड हो गया या फिर सोशल इश्यूज, ये दो टॉपिक जो न्यूज़ में बने रहे उनका एनालिसिस मैं लेकर आप सभी के लिए आया हूँ। तो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप सभी से मैं एक जानकारी शेयर करना चाहता हूँ कि स्टडी IQ IAS पर इस समय पर 3 बैचेस चल रहे हैं, जिसमें जो सबसे पहला बैच है वो 2025 के लिए है। मेरे प्यारे दोस्त, 2025 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप स्टडी IQ IAS का ये प्रतिज्ञा प्लस फास्ट ट्रैक बैच ज्वाइन कर सकते हैं। पहली बात तो ये फास्ट ट्रैक बैच है, यानी कि इसमें कई बार, वैसे इस बैच की टाइमिंग है शाम को 6 बजे, लेकिन हमने कई सारे ऐसी क्लासेस को इसमें अरेंज किया है जो मॉर्निंग में भी हुआ करेंगी, यानी कि एक ही टाइम पर आपकी मॉर्निंग की भी क्लासेस और शाम की भी क्लासेस होंगी। तो इससे फ़ायदा आपको ये मिलने वाला है कि आपका सिलेबस जल्द से जल्द क्या होगा, कंप्लीट होगा। फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, इस बैच के अंदर में आपको प्रतिज्ञा बेनिफिट मिल रहा है, यानी कि आप जब अगले साल का प्रीलिम्स का एग्जाम क्लियर करते हैं तो 100% रिफंड मिल जाएगा। दूसरा, अगर इसका बेनिफिट देखा जाए तो यहाँ पे प्लस बेनिफिट यानी कि हर वीक में एक क्विज होगा, जिसमें अगर आप टॉप करते हैं तो 11,000 रुपीज़ मिलेंगे। अब इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स देख लेते हैं। इसमें आपको आंसर राइटिंग मिलेगा, इसमें आपको 1-to-1 मेंटोरशिप, इसमें कंप्लीट GS, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, मेंस की टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स का जब एग्जाम नज़दीक आएगा प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स, मेंस का एग्जाम नज़दीक आएगा तो मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम, मेंस का क्रैश कोर्स, आपको 18 बुक्स, स्टेशनरी, सब कुछ ये ही इसी प्राइस में मिलने वाला। और प्राइस क्या रहने वाला इस बैच का, 21,500 रुपीज़। तो आप इस फास्ट ट्रैक बैच को ज्वाइन कर सकते हैं PRT लाइव कोड यूज़ करके। ऐसी दोस्तों जो 2026 की तैयारी कर रहे हैं या फिर 2027 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी हमारे पास में लॉन्ग टर्म बैचेज हैं, आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। लेकिन याद रहे, जब आप स्टडी IQ की वेबसाइट पर जाते हैं या फिर ऐप पर जाते हैं तो वहाँ पर एक ऑफर कोड, प्रोमो कोड मांगेगा, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। मैक्सिमम डिस्काउंट आपको चाहिए तो आप PRT लाइव कोड यूज़ करेंगे। आगे बढ़ते हैं और आप इस सेशन की PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम प्रशांत तिवारी। मेरे को इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है रिड्यूसिंग फूड वेस्टेज। मेरे प्यारे दोस्त, आप सभी जानते होंगे कि हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या है, मतलब दो एक विरोधाभास एक दूसरे के साथ होते हैं कि हम एग्रीकल्चरल लेवल पर, क्या में एग्रीकल्चर प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश है, और दूसरी तरफ में देखा जाए तो हमारे देश में एक सबसे बड़ी समस्या एक और है कि यहाँ पर जो फूड की वेस्टेज है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है। और इतना ज़्यादा प्रोडक्शन करने के बावजूद हमारे यहाँ पर एक और समस्या होती है कि बहुत सारा एक तबका ऐसा भी है जो बिना खाने के भी रह जाता है। और आप देखते होंगे, शादी हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, वहाँ पर फूड बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। तो ये सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में पानी बहुत लिमिटेड होने वाला है, आने वाले समय में सॉइल बहुत लिमिटेड रहने वाला है। तो वहां पर अगर ऐसे ही रिसोर्सेज की वेस्टेज होती रहेगी तो ये अल्टीमेटली क्या करेगा, स्कार्सिटी क्रिएट करेगा। तो इसलिए आप देखेंगे इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट, ऐसा करके हर साल 29 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। किसके किसके द्वारा किया जाता है? आपका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, ये दोनों मिलके, यानी कि FAO एंड UNEP, याद रखिएगा ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये दोनों मिलाकर क्या करते हैं, द इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट। ऐसा करके ये क्या है, अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू करते हैं, जिसका मेन एम क्या है कि कैसे अवेयरनेस चारों तरफ फैलाई जाए जहां पर फूड लॉस एंड वेस्ट को रोका जा सके। क्योंकि आप सभी जानते हैं आने वाले समय में फूड सिक्योरिटी एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एक बहुत बड़ा कंसर्न रहने वाला है। क्योंकि किसी भी कृषि की अगर पैदावार देखी जाए तो उसमें नेचुरल रिसोर्सेज हमारे यूज होते हैं ना। सपोज करिए इतने इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज के यूज होने के बावजूद अगर उनका क्या हो, वेस्टेज हो जाए, वो सफिशिएंट मात्रा में यूटिलाइज ना हो, आधा खाया जाए आधा फेंक दिया जाए, तो ये अल्टीमेटली क्या करेगा, हमारे जो सस्टेनेबिलिटी है, फूड सिक्योरिटी, उसके ऊपर में इंपैक्ट करेगा। तो अगर देखेंगे आप सभी लगातार धीरे धीरे, अगर आप 2014 से देखें तो वर्ल्ड के अंदर में लोग ज्यादा से ज्यादा लोग क्या कर रहे हैं, हंग्री होते जा रहे हैं एवरी ईयर, और फूड लॉस एंड वेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस कारण से। एवरी डे ह्यूज अमाउंट ऑफ गुड फूड आर आइदर लॉस्ट बिफोर रीचिंग द मार्केट और वेस्टेड आफ्टर, या फिर मार्केट पहुंचने से पहले ही वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, खत्म हो जाता है, या फिर
प्लेट में आने के बाद में भी क्या होता है, वो बहुत ज्यादा वेस्ट होता है। ग्लोबली अगर देखा जाए 13.2% ऑफ फूड इज लॉस्ट बिटवीन फार्म एंड द स्टोर, यानी कि कटाई के बाद में स्टोर तक पहुंचने में 13.2% फूड लॉस्ट हो जाता है। फिर उसके बाद में देखा जाए 19% फूड होम्स में वेस्ट होता है, रेस्टोरेंट एंड शॉप में वेस्ट होता है। तो टुगेदर अगर इनको क्लब कर दिया जाए तो ग्लोबल फूड प्रोडक्शन का अराउंड 30% क्या होता है, लॉस एंड वेस्ट हो जाता है। आप ये चीज देखिए, इफ वी कैन कट डाउन ऑन दिस वेस्ट वी कुड हेल्प फीड मिलियन ऑफ पीपल एंड प्रोटेक्ट प्लेनेट का प्रेशियस जो रिसोर्सेज हैं उनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये आइडिया समझ में आ रहा होगा जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, कि आप अगर जो घरों में होने वाले वेस्ट, रेस्टोरेंट में होने वाले वेस्ट, शादी पार्टियों में होने वाले वेस्ट, उसको कट डाउन कर लें, प्लस में जो कटाई से लेकर जो वहाँ तक पहुँचते समय पर, जैसे एग्जाम्पल देता हूँ कि कई सारे स्टोर हाउस में खाना खराब हो जाता है, कई सारे स्टोर हाउस में ग्रेन्स खराब हो जाते हैं, चूहे लग जाते हैं, पानी बरस जाता है, उनके ऊपर में अगर आप कंट्रोल कर लें तो एक बहुत बड़ा क्या है अचीवमेंट हम हासिल कर सकते हैं हमारी सस्टेनेबिलिटी के ऊपर में, और नेचुरल रिसोर्सेज जो लगातार डिप्लीट हो रहे हैं उनके ऊपर में काम कर सकते हैं। तो देखिए, नियर फार्म इनएफिशिएंट हार्वेस्टिंग प्रैक्टिसेस होती हैं, आउट ऑफ डेट मशीनरी यूज होती है, क्रॉप को डैमेज होता है, तो सबसे पहले तो फार्म में ही हो जाता है। फिर उसके बाद फार्म से जब आप लेकर जा रहे होते हैं ट्रांजिट, ट्रांसपोर्टेशन के समय पर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर खराब होने के कारण में, एग्जाम्पल ले लो, कोई फसल है या फिर कोई सब्जी है या कुछ भी है, वो जब खराब रोड से होकर गुजरता है तो ऑटोमेटिकली खराब हो जाता है ना। कई बार आपने नोट किया होगा लैक ऑफ कोल्ड स्टोरेज। हमारे देश में एक और बहुत बड़ी समस्या है, वैसे वर्ल्ड में भी समस्या है, लेकिन अगर हम हमारे देश की बात करें तो एक और बहुत बड़ी समस्या है, कोल्ड स्टोरेज नहीं है जहां पर हम स्टोर कर सकें, तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। फिर क्या है, फूड प्रोसेसिंग के समय पर पुअर प्लानिंग होने के कारण में, इक्विपमेंट सही नहीं होने के कारण में, लैक ऑफ मेजरमेंट एंड डाटा होने के कारण में, और लैक ऑफ फूड हैंडलिंग एक्सपीरियंस ना होने के कारण में भी फूड प्रोसेसिंग के समय पर भी फूड बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। आप देखेंगे स्टोर्स एंड रेस्टोरेंट में भी काफ़ी ज़्यादा फूड वेस्ट होता है, और घरों पे भी काफ़ी ज़्यादा फूड वेस्ट होता है। ये तो आप सभी ने अपने देखा होगा कि खाना आप लेते हैं, उतना सफिशिएंट खाना नहीं खाते हैं, आधे से ज़्यादा क्या करते हैं आप वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो इम्पैक्ट क्या है फूड लॉस एंड वेस्ट का ग्लोबल स्केल पर देखा जाए तो 24% ऑफ वर्ल्ड की कैलोरी वो अनईटन चली जाती है ड्यू टू फूड लॉस एंड वेस्ट। आप खुद सोचिए, ओवर 1 बिलियन टन ऑफ फूड लॉस हो जाता है या फिर वेस्ट हो जाता है हर साल, ये ग्लोबल लेवल पर। और ग्लोबल इंपैक्ट अगर इसका देखा जाए तो 1/4 फ्रेश वाटर यूज्ड एग्रीकल्चर। आप खुद सोचिए, चावल आप नहीं खा रहे हैं, चावल आप ऐसे ही लेके उसको कूड़े में डाल दे रहे हैं, या फिर रोटी को ऐसे कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं। वो चावल को प्रोड्यूस करने के लिए कितना पानी यूज हुआ होगा, उस चावल को प्रोड्यूस करने के लिए कितनी लैंड यूज हुई होगी, आप समझ सकते हैं इस चीज को। ठीक है, तो आप उसके बाद में देखें वेस्ट क्या होता है, ऑल फर्टिलाइजर जितने ही होते हैं उसमें 1/4 फर्टिलाइजर इसी में वेस्ट हो जाता है। आप देखेंगे यूजेज एन अमाउंट ऑफ लैंड ग्रेटर देन एरिया ऑफ चाइना। अगर पूरे देश, पूरे वर्ल्ड को मिला लिया जाए तो पता है कितनी खेती होती है पूरे वर्ल्ड के अंदर में, छोटे छोटे हर जगह मिलाकर, जितना आपके पास में चाइना है ना पूरा, उतना ही ज्यादा लैंड यूज होती है खेती के लिए। आप सोचिए उतना वेस्ट हो जाता है, उतना वेस्ट हो जाता है, खेती नहीं, खेती तो इससे कहीं ज्यादा, इतना वेस्ट हो जाता है। ठीक है, और आप देखेंगे 8 to 10% ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन भी होता है। इतने सारे नेचुरल रिसोर्सेज का डिप्लीशन होने के बावजूद हम हमारे फूड को, हमारे रिसोर्सेज को सही से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। इसका इंपैक्ट क्या होता है, हंगर एंड माल न्यूट्रिशन होता है। फूड वेस्टेज कैन ऑल्सो नेगेटिवली इंपैक्ट फूड सिक्योरिटी एंड फूड की अवेलेबिलिटी, और जिसके कारण में कॉस्ट ऑफ फूड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अब कॉस्ट ऑफ फूड इंक्रीज होगी तो इसके कारण में क्या होगा, जो पुअर सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस को फेस कर रहे हैं उनको खाना नहीं मिलता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ग्लोबल हंगर इंडेक्स में देखें 2023 के डाटा के अंदर में, तो इंडिया की रैंक कितनी है, 125 कंट्री में से 111th रैंक है भारत की। किसके अंदर में, और आप देखिए वर्ल्ड की 14% जो क्या में अंडर नरिश्ड है वो कहां पर है, भारत के अंदर में देखने को मिलता है। उसके बाद में देखा जाए 194 मिलियन इंडियंस आर अंडर नरिश्ड एंड अबाउट 7 मिलियन चिल्ड्रन क्या है, उनकी जान चली गई है हंगर या फिर माल न्यूट्रिशन के कारण में। 10 में से 1 ग्लोबली रिमेन माल नरिश्ड। ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन, ऑलरेडी आपको बता रहा हूं कि ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर में मेजर कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर को माना जाता है। तो एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस है, अगर हम उसको सही से यूज करें तो ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को भी हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो आप देखें द डिस्पोज, अच्छा एक और चीज, एक तो फूड प्रैक्टिस हो गया, प्लस में जो फूड है ना, जो लॉस है, जो वेस्ट है, उसको जब आप क्या कर रहे होते हैं, यूज करने होते हैं या फिर उसको जब डिस्पोज कर रहे होते हैं,
लैंडफिल वगैरह में। तो लैंडफिल से पता है क्या होता है, वहां से ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन भी होता है, जिसके कारण में क्लाइमेट चेंज होता है। इट अकाउंट्स फॉर अप्रोक्सीमेटली 8 to 10% ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन। ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। इकोनॉमिक इंपैक्ट देखा जाए, अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, वो एस्टिमेट करता है इंडिया वेस्ट अराउंड 74 मिलियन टन ऑफ फूड ईच ईयर, जो रिप्रेजेंट करता है लॉस ऑफ 92,000 करोड़ रुपीस। उसके बाद में देखा जाए वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, जब फूड लॉस होता है या वेस्ट होता है तो ऑल द रिसोर्सेज दैट वर यूज्ड टू प्रोड्यूस दिस फूड, वाटर, लैंड, एनर्जी, लेबर, कैपिटल, वो सब भी वेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो इंडिया के कई सारे इनिशिएटिव भी हैं जिसके कारण हम फूड लॉस को क्या करना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं। जैसे आप देखेंगे इंडियन फूड शेयरिंग अलायंस, ये स्टैब्लिश हुआ है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, जहां पर इंडिया के फूड वेस्ट एंड हंगर क्राइसिस को सॉल्व करने की कोशिश की गई है वेरियस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, क्या एनजीओस के साथ में लग के। टास्क फोर्स अगेंस्ट फूड लॉस एंड वेस्ट एक प्रपोजल है, जहां पर एक ऐसा टास्क फोर्स नेशनल वे में बनाया जा रहा है जो क्या करेगा, फूड लॉस एंड वेस्ट को रोकने की कोशिश करेगा। एंड ऑपरेशन ग्रीन, इट प्रमोट फार्मर्स प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन एग्री लॉजिस्टिक प्रोसेसिंग फैसिलिटी, उनको क्या करे, बेहतर करे, जिससे ट्रांजिट के अंदर में फूड का लॉस ना हो। ठीक है, क्लियर है ये चीज। प्लस में आप देखेंगे संपदा स्कीम फॉर एग्रो मरीन प्रोसेसिंग, तो आप क्या करना चाहते हैं, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहते हैं, बेहतर प्रोसेसिंग इंडस्ट्री डेवलप करना चाहते हैं, मेगा फूड पार्क, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ये सारे के सारे इनिशिएटिव्स हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जहां पर हम अफोर्डेबल फूड को पहुंचाना चाहते हैं, प्लस में फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करना चाहते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, सबसे पहला सॉल्यूशन है मैकेनाइजेशन को हम क्या कर सकते हैं, प्रोमोट कर सकते हैं, जिससे हार्वेस्टिंग के समय पर, हैंडलिंग के समय पर, स्टोर करने के समय पर क्या है, फूड का लॉस ना हो। जैसे पोस्ट हार्वेस्ट लॉस होते हैं, स्पेसिफिकली अगर देखा जाए क्रॉप्स लाइक पैडी, उनके बचाया जा सकता है। आप एनकरेज कर सकते हैं फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को कि वो ग्रुप में आए और मशीन वगैरह को क्या कर सके, परचेस कर सके। प्लस में आप ड्राइंग एंड स्टोरेज फैसिलिटी को बेहतर बना सकते हैं, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं, बेहतर कोल्ड स्टोरेज बना सकते हैं, बेहतर ट्रांजिट सिस्टम बना सकते हैं, जिससे आप कर सकते हैं। ठीक है, आप पैकेजिंग जो मेथड है उसको बेहतर कर सकते हैं, जो पैकेजिंग मटेरियल एक्ट है उसको रिविजिट कर सकते हैं, जहां पर आप एयर टाइट बैग को यूज कर सकते हैं जूट बैग की जगह पे, विच आर प्रोन टू rodent अटैक्स एंड पिल्फरेज। आप देखते हैं तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, एयर टाइट बैग क्या करेंगे, काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे स्टोरेज को रिड्यूस करने में और ट्रांजिट के लॉस को कम करने में भी। ठीक है, क्लियर है, ये सारी की सारी चीज़ें इसमें करी जा सकती हैं, जो कि एक वे फॉरवर्ड हो सकता है। आप समझ रहे हैं इस चीज़ को कि सिर्फ फूड ही वेस्ट नहीं हो रहा, वो हमारे रिसोर्सेज को कैसे वेस्ट कर रहा है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये मेथड को यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छा मुझे सजेशन लगा कि जो स्टोर में पहले आया उसको पहले निकालिए, ऐसा ना हो कि वो ज़्यादा समय तक रहे, है ना। तो ये भी कर सकते हैं आप। फूड डोनेशन ड्राइव्स को चला सकते हैं, जिसमें लोग क्या है, एक्स्ट्रा जो फूड है उसको क्या कर सकते हैं, उसको डोनेट कर सकते हैं और पॉलिसी सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है मेंटल हेल्थ केयर। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि हमारे देश की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो लगातार मेंटल हेल्थ से परेशान है और उनको ज़रूरत है हेल्थ केयर सपोर्ट की। ये चीज़ आप सभी को पता है, और लगातार हमारे देश में खासतौर पे ये जो यंग पॉपुलेशन है उनको मेंटल हेल्थ सपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो उसके कारण में जो साइकेट्रिक होते हैं, आप सभी जानते हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो काउंसलर्स होते हैं, उनकी नीड बढ़ रही है। तो क्या हमारे पास में सफिशिएंट नंबर में, क्या नाम है, पॉपुलेशन है भी या नहीं है? तो ये भी एक कंसर्न है, हमारे पास में सफिशिएंट नंबर ऑफ पॉपुलेशन नहीं है दोस्तों। तो डिमांड ऑफ मेंटल हेल्थ केयर इज इंक्रीजिंग इन इंडिया ड्यू टू शिफ्ट इन एटीट्यूड ओवर द ईयर्स। एक तो सबसे पहला रीजन ये बताया जा रहा है कि आखिर क्यों डिमांड इंक्रीज हो रही है मेंटल हेल्थ की। तो WHO क्या डिफाइन करता है? मेंटल हेल्थ एज अ स्टेट ऑफ मेंटल वेलबींग दैट एम्पावर्स इंडिविजुअल टू मैनेज लाइफ चैलेंज। अगर जो भी लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं, अपनी एबिलिटी को रिकॉग्नाइज करना, लर्न करना और काम करना और कम्युनिटी को कंट्रीब्यूट करना। WHO ये भी रिकॉग्नाइज करना है कि मेंटल हेल्थ एज अ बेसिक ह्यूमन राइट है, एसेंशियल है किसी भी पर्सन के लिए, कम्युनिटी के लिए या फिर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। रिसर्च इंडिकेट करती है कि अगर पॉजिटिव मेंटल वेलबींग रहता है तो वो क्या कर सकता है, मतलब आप ये चीज़ समझिए, अगर कोई हेल्दी है तो उसके और भी चीज़ों पे, उसकी प्रोडक्टिविटी के ऊपर भी अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। इवन दोस्तों जो मेंटल हेल्थ है वो डायरेक्टली लिंक्ड है आपके हार्ट अटैक वगैरह से भी।
तो कई बार आपने देखो ना, ज़्यादा टेंशन ले ली थी, इसके कारण में हार्ट अटैक आ गया। तो मेंटल हेल्थ डायरेक्टली लिंक्ड है आपके हार्ट अटैक से भी, हार्ट के डिसीज से, स्ट्रोक से, इन सब चीज़ों से भी, ठीक है। इम्पैक्ट ऑन फिजिकल हेल्थ एंड लीड टू हार्मफुल बिहेवियर। एग्जाम्पल आप देखेंगे, जैसे डिप्रेशन जैसी कंडीशन जब होती है तो वहाँ पर आपने देखा होगा डायबिटीज़, अस्थमा, कैंसर, हार्ट की बीमारी, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ड्यूरिंग एडोलसेंस एंड अर्ली अडल्टहुड आप देखेंगे उनकी जो बिहेवियर है, रिलेशनशिप है पेरेंट्स के साथ में, टीचर्स के साथ में, वो काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, चेंज होता है। इम्पेयर्स करता है पर्सन की एबिलिटी टू फोकस नहीं कर पाते लोग, ठीक है। इंडिविजुअल विद मेंटल हेल्थ कंडीशन आर वल्नरेबल टू स्टिग्मा, डिस्क्रिमिनेशन, वायलेंस, मार्जिनलाइजेशन, ये सारी चीज़ें भी होती हैं, ठीक है। तो WHO क्या एस्टिमेट करता है, इंडिया के अंदर में अगर देखा जाए 2443 डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स हमें 1 लाख की पॉपुलेशन में देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि मेंटल हेल्थ है। और आप अगर देखेंगे तो यंग एज में ये पॉपुलेशन काफी ज्यादा हमें देखने को मिल रही है। और इसके कारण में, यानी कि ये मेंटल हेल्थ के कारण में सुसाइड रेट भी बहुत ज्यादा हमें देखने को मिल रहे हैं। और आप ये चीज समझने की कोशिश करिए कि इसकी सबसे बड़ी परेशानी ये है, एक तो परिवार का प्रेशर, सोशल स्टिग्मा, एक मन में सेल्फ डाउट, ये सब चीजें क्या करती है, मेंटल हेल्थ के ऊपर में ही इंपैक्ट करती हैं। और अल्टीमेटली ये ह्यूमन की जो डिग्निटी है, ह्यूमन की जो प्रेजेंस है, ह्यूमन होने का जो एक भाव होता है, वही चला जाता है, जिसके कारण बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है? इसका सॉल्व करने का एक बहुत सिंपल सा तरीका बात करनी चाहिए। आप अपने आसपास में अगर देखेंगे, कई बार बहुत हंसते और खेलते हुए चेहरे भी आपको अंदरूनी तौर पर वो काफी ज्यादा परेशान नजर आएंगे। प्लस में आप देखेंगे स्टूडेंट वाला जो हिस्सा, एक यंग पॉपुलेशन, पढ़ाई के कारण बहुत प्रेशर है, उनको कॉन्टिन्यूसली कंपटीशन है कि अगर हम सक्सेसफुल नहीं हुए तो, फेल हो गए तो हमारे आसपास के लोग हमें क्या बोलेंगे। तो एक परिवार बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है मेंटल हेल्थ को ट्रीट करने में, जहां पर कम्युनिकेशन एक बहुत ही बेहतर और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तो डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स क्या होते हैं? एक मेजर है कि ओवरऑल डिसीज का जो बर्डन है वो कितने नंबर ऑफ ईयर्स लॉस्ट हो जाते हैं उसके कारण में, ठीक है। यानी कि आपकी हेल्थ खराब है या डिसेबिलिटी या प्रीमेच्योर जो डेथ होती है, उसके कारण में कितने नंबर ऑफ ईयर्स का लॉस्ट हो जाता है, ठीक है। एज एडजस्टेड सुसाइड रेट का मतलब क्या होता है? दिस रेट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ सुसाइड इन ए कंट्री पर ईयर डिवाइडेड बाय द WHO स्टैंडर्ड पॉपुलेशन देन मल्टीप्लाई बाय 1 लाख, ठीक है। तो ये डेफिनेशन भी नोट कर लीजिएगा। इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो मेंटल हेल्थ काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम भारत में, और इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी होता है। अगर आप देखेंगे भारत के अंदर में इकोनॉमिक लॉस होता है ड्यू टू साइकोलॉजिकल हेल्थ कंडीशन इज प्रोजेक्टेड टू बी US डॉलर अगर देखा है 1.03 ट्रिलियन बिटवीन 2022 टू 2023। ये इतना बड़ा नंबर है। मेंटल हेल्थ का बर्डन अगर देखें 2017 में तो इट वॉज एस्टिमेटेड 197.3 मिलियन पीपल भारत के अंदर में जिनको मेंटल हेल्थ कंडीशन की क्या है, सहायता की जरूरत थी। दिस इंक्लूड्स अप्रोक्सीमेटली 45.7 मिलियन पीपल सफरिंग फ्रॉम डिप्रेसिव डिसऑर्डर एंड 44.9 फ्रॉम एंजाइटी डिसऑर्डर। इम्पैक्ट आप देखें, कोविड के कारण में इम्पैक्ट और ज़्यादा बढ़ गया था। कोविड में आप सभी के आसपास में देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको मेंटल हेल्थ की परेशानी और ज़्यादा बढ़ गई थी, ठीक है। ब्रिक्स नेशन में अगर देखा जाए, इंडिया एंड इथियोपिया हैव द लोवेस्ट नंबर ऑफ साइकेट्रिस्ट पर कैपिटा। ये सबसे बड़ा कंसर्न है कि हमारे यहाँ पर मेंटल हेल्थ की परेशानी बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, लेकिन मेरे प्यारे दोस्त उनको ठीक करने के लिए, उनको कंसल्ट करने के लिए जो डॉक्टर्स चाहिए वो नहीं है। तो अगर आप देखेंगे इथियोपिया और इंडिया में लोवेस्ट नंबर है साइकेट्रिस्ट का। इथियोपिया के अंदर में तो 0.1 साइकेट्रिस्ट हैं 1 लाख के ऊपर में। तो यहाँ पर एक और नीड नज़र आती है कि हमें हमारे यहाँ पर जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें जो स्पेशलिस्ट है उनके नंबर्स को भी इंक्रीज करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहली बात तो लैक ऑफ अवेयरनेस है। भारत में मेंटल हेल्थ को तो इशू देखा ही नहीं जाता। आप अगर किसी से मेंटल हेल्थ के बारे में, अपनी हेल्थ केयर के बारे में बात करना चाहो, हंसी उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे, ये होता है। आप अगर किसी से कहेंगे मैं जी मेंटली परेशान हूँ, तो पता है क्या कहेंगे, अरे कहाँ क्या बातें कर रहे हो, ये बड़े लोगों की बीमारियां हो रही हैं, ठीक है। इंडिया फेसेस अ सीवियर शॉर्टेज ऑफ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स। जो मैंने आपको बताया ओनली 0.75 साइकेट्रिस्ट हैं पर लाख पॉपुलेशन के अंदर में। ये बहुत बड़ी समस्या है दोस्तों, ठीक है।
2023 की पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट ये कहती है कि नंबर ऑफ वर्किंग साइकेट्रिस्ट भारत में कितने हैं, 9,000 है। कितने रिक्वायर्ड है, 36,000 है। ठीक है, नंबर ऑफ साइकेट्रिस्ट जो वर्क फोर्स में एनुअली आ रहे हैं 1,000 है। टाइम रिक्वायर्ड टू मीट WHO 27 ईयर्स लगेंगे, तब जाके हम WHO के स्टैंडर्ड को मीट कर पाएंगे। जिसके कारण में क्या होता है, ट्रीटमेंट का गैप है। जो सफ़र कर रहे हैं, जिनको सहायता की जरूरत है, उनके पास में सफिशिएंट यहाँ पर सपोर्ट ही नहीं है। ठीक है, बजट का एलोकेशन भी काफ़ी ज़्यादा हमें कम नज़र आता है। डेवलप कंट्रीज़ को देखें तो वो 5 to 18% हेल्थ केयर के ऊपर में कंट्रीब्यूट करते हैं, मेंटल हेल्थ पे कंट्रीब्यूट करते हैं, और भारत में अगर आप देखें कितना है, 1.11%। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। और क्या कारण है, लाइफस्टाइल एक कारण है। सोशल मीडिया का यूज़ काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, जिसके कारण में स्ट्रेस एंड मेंटल इलनेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, सोशल मीडिया का यूज़ होने, खासतौर पे यंग पॉपुलेशन में। एक आप देखेंगे इनकम इनइक्वालिटीज़, जिसके कारण बहुत सारे लोग पॉवर्टी में रह रहे हैं, और पॉवर्टी में रहने के कारण में मेंटल हेल्थ काफ़ी ज़्यादा क्या होती है, डेवलप होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे हमारे देश के अंदर में एक मेंटल हेल्थ केयर से रिलेटेड एक एक्ट भी है 2017 का, जिसने मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 1987 को रिप्लेस किया। इसने राइट टू एक्सेस हेल्थ केयर इंश्योरिंग दैट एवरी पर्सन कैन एक्सेस मेंटल हेल्थ केयर एंड ट्रीटमेंट, ये शुरू किया। आपको ध्यान होगा टेलीमानस ये भी शुरू किया गया कि कोविड के समय पर किसी बच्चे को अगर कोई भी परेशानी लग रही है तो काउंसलर से, साइकेट्रिस्ट से क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट। दिस एक्ट रिकॉग्नाइज मेंटल इलनेस एज डिसेबिलिटी एंड एम्स टू एनहांस द राइट एंड एंटाइटलमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स। आप देखेंगे मैंने आपको बताया नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किया गया था 1982 में। ठीक है, उसके बाद में आप देखेंगे अवेयरनेस लगातार क्रिएट की जा रही है, और टेलीमानस इनिशिएटिव मैंने बताया 2022-23 में इसको शुरू किया गया, जहां पर क्वालिटी मेंटल हेल्थ काउंसलिंग एंड केयर सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। मेंटल हेल्थ का ही कारण आप देख सकते हैं कि जो कोटा के अंदर में इतने बच्चे सुसाइड करते हैं, कोटा में इतने बच्चे जो सुसाइड करते हैं वो इसी चीज़ से रिलेटेड है। किरण 24/7 टोल फ्री नंबर लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा, जहां पर अगर कोई भी एंग्जाइटी में है, स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है, सुसाइडल थॉट आ रहे हैं और अदर मेंटल इश्यूज हैं, तो क्या किया जा सके, उनसे कनेक्ट किया जा सके। मनोदर्पण ये है पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत अभियान, और ये इनिशिएटिव हेल्प करता है साइकोलॉजिकल, साइको सोशल, इन सब चीज़ों में हेल्प करता है। ठीक है, तो लिव लव लाव फाउंडेशन जो 2021 में उसकी स्टडी हुई, उसने बताया कि ऐसे बहुत सारे इंडिविजुअल हैं, जैसे 32% 2018 में से इंक्रीज होकर 65% 2021 में हो गए, वो इंक्रीज हुआ है, जो लगातार रिस्पॉन्ड कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर में। ठीक, एक पॉजिटिव साइन ये भी है कि अभी बहुत सारे लोग इसके बारे में अवेयर हो रहे हैं, और वो अकेले परेशान होने की बजाय क्या कर रहे हैं, इसके लिए सहायता की भी मांग कर रहे हैं। ठीक है, ये भी एक इसका पॉजिटिव नज़र हमें आता है। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें हैं। अवेयरनेस ऑफ मेंटल हेल्थ ये काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। फर्दर स्टेप और क्या क्या लिए जा सकते हैं, आप खुद बताइए। आप अगर इस पोजीशन पर होते तो आप क्या क्या स्टेप ले सकते थे। सबसे पहले तो भाई ये जो स्टिग्मा इसके साथ में कनेक्टेड है, वो आपको क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, वरना ये चीज़ नहीं कभी भी सॉल्व होने वाली है। ठीक है, प्लस में आपको क्या करना पड़ेगा, अवेयर करना पड़ेगा और ज़्यादा लोगों को। मेंटल हेल्थ को आपको पब्लिक हेल्थ के अंदर में इंटीग्रेट करना पड़ेगा। आपको स्कूल, कॉलेजेस, इन सब जगह पर भी क्या करना पड़ेगा, स्पेसिफिक एम्फेसाइज करके काउंसलिंग वगैरह प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तब जाकर हम क्या कर पाएंगे, इसको एड्रेस कर पाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो मेंटल हेल्थ केयर से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर को इन्हांस कर सकते हैं। कम्युनिटी वर्कर जो हैं, आशा वर्कर, उनको आप ट्रेन कर सकते हैं कि वो कैसे एजुकेट करें, सेंसिटाइज करें वुमेन को, चिल्ड्रन को। बजट एलोकेशन इंक्रीज किया जा सकता है, अंडरटेक किया जा सकता है मैपिंग एंड रिसर्च को। ठीक है, एंड फॉलो किया जा सकता है WHO के 3 पाथ टू ट्रांसफॉर्मेशन को। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है, शुड चिल्ड्रन बी बार्ड फ्रॉम सोशल मीडिया। अभी ऑस्ट्रेलिया ने डिसीजन लिया है कि भाई चिल्ड्रन को सोशल मीडिया यूज करने नहीं दिया जाएगा, बैन कर दिया जाएगा, वो एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर ने इसकी अनाउंसमेंट करी है। ठीक है, कि सोशल मीडिया यूज करने के लिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज करने के लिए एक मिनिमम एज का क्राइटेरिया वो लगा रहे। क्या ये होना चाहिए, ये मेजर क्वेश्चन है, क्योंकि आप अगर देखेंगे सोशल मीडिया इस समय पर एक बहुत बड़ी बीमारी की जड़ बना हुआ है। बच्चों में आप देखेंगे वायलेंस, बच्चों में आप देखेंगे ज़्यादा स्क्रीन टाइम होने के कारण में जो ब्रेन की वर्क करने की जो एबिलिटी है,
जो क्या नाम है जी कितना जल्दी रिस्पॉन्ड करता है, उस पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। सेक्सुअल और अब्यूजिव जो लैंग्वेजेस हैं, जो कंटेंट को क्या करके इनटेक करके बच्चों का बिहेवियर भी उसी प्रकार से होता जा रहा है। इवन आप देखेंगे कि स्क्रीन टाइम के कारण में फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत कम होती जा रही है, और ये सब क्या कर रही है, अल्टीमेटली इम्पैक्ट कर रही है ओवरऑल हेल्थ के ऊपर में, ओवरऑल हेल्थ ग्रोथ के ऊपर में। तो मेंटल हेल्थ के ऊपर में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। आप अगर देखेंगे एंग्जाइटी हो रही है, इवन आजकल तो इस चीज़ की भी एंग्जाइटी होती है कि मेरे फॉलोवर कितने हैं, उसके कितने फॉलोवर हैं, उसके कितने लाइक हो रहे हैं, मेरे कितने लाइक हो रहे हैं, उसके कितने व्यूज़ हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। साइबर बुलिंग बहुत इंक्रीज हो रही है आजकल। देखेंगे साइबर लेवल पर ट्रोल लोग तो कमेंट करके चले जाते हैं, उन्हें नहीं पता इसका इम्पैक्ट उस पर्सन के ऊपर में क्या पड़ेगा। एडिशनली स्टडीज अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया यूजर कैन बी अ नेगेटिव इफेक्ट ऑफ मेंटल हेल्थ ऑफ चाइल्ड। आप देखेंगे, ठीक है, आप देखेंगे हार्मफुल बिहेवियर भी कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। आप यूथ जो है वो देखेंगे, आप ड्रग्स, सब्सटेंस यूज, अनसेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, ये सब चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। एक स्टडी हुई जर्नल ऑफ एडोलसेंट, उन्होंने हाईलाइट किया कि माइनस जो इंगेज हैं सच बिहेवियर में ड्यू टू फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि भाई अगर हमने नहीं किया तो वो तो कर रहे हैं, हम तो फिर यंग रह ही नहीं जाएंगे, हम तो उनके जैसे कैसे रहेंगे, है ना। और देखेंगे मटेरियलिज्म एंड कंज्यूमरिज्म काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। बहुत कम एज के बच्चे लगातार क्या है मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ भाग रहे। एक टर्म आया सिफोरा ट्वीन्स, ये वर्ड समझिएगा, अच्छा है। अभी आगे इसकी डेफिनेशन है सिफोरा ट्वीन्स, ठीक है। तो हार्मफुल कंटेंट को एक्सपोजर मिलने के कारण में नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है, आपके ब्रेन की डेवलपमेंट पे इम्पैक्ट हो रहा है, इन सब चीज़ों पे भी हो रहा है। लैक ऑफ एज वेरिफिकेशन, ये सबसे बड़ा कंसर्न है। आप सोशल मीडिया जब रजिस्टर करना चाहते हैं तो एज का वेरिफिकेशन नहीं होता, तो कंटेंट जो +18 के लिए बना है वो भी कम बच्चे क्या कर सकते हैं, यूज़ कर लेते हैं, देख लेते हैं। चिल्ड्रन कैन ईजिली लाई अबाउट देयर एज टू क्रिएट अकाउंट्स, और क्या कर सकते हैं, और दूसरे क्या नाम है कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं। तो सिफोरा ट्विंस मीन क्या है, इट रेफर्स टू प्री टीन्स जो 9 से 12 की उम्र में है, who are increasingly interested in skin care and beauty product, often making significant purchases at store like Sephora. This trend has been fueled by social media, where young users are exposed to beauty tutorials and product recommendation. आप खुद सोचिए 9 से 12 की उम्र, और ये क्या करता है फिर एक सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन को भी क्या करता है, डाउटफुल बना देता है कि क्या मैं अच्छा दिख रहा हूं या दिख रही हूं। और इसके कारण में इम्पैक्ट क्या पड़ता है, ये आपके हेल्थ के ऊपर में इम्पैक्ट करेगा। आप दूसरे से कंपटीशन करने लग जाए। अब ये सोचिए एक और बहुत बड़ी परेशानी है, मतलब ये नहीं है कि इस एज में अगर आपको ब्यूटी प्रोडक्ट्स चाहिए तो पेरेंट्स तो देने वाले नहीं है, तो पेरेंट्स से आप झूठ बोलेंगे, पेरेंट्स से झूठ बोलेंगे, चोरी, ऐसे इंसिडेंट भी हमें देखने को मिलते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया प्लान कर रहा है कि 14 to 16 एज रख दी जाए। यूके में देखा जाए मई 2024 में ऑफकॉम पब्लिश ने क्या किया कि 40 गाइडलाइंस उन्होंने पब्लिश किया, ठीक है। फ्रांस में देखा जाए तो उन्होंने चाइल्ड इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर में लॉ लेकर आए। तो ये सब चीज़ें वो लेकर आए जिससे क्या किया जाए, सोशल मीडिया को गवर्न किया जा सके। अब इसके साथ में एक दूसरा कंसर्न भारत में आ जाता है कि अगर हम सोशल मीडिया के अंदर में ये कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आप कौन सी एज से हो, आपको डाटा देना पड़ेगा, तो इससे डाटा प्राइवेसी वाला कंसर्न आ जाता है। क्योंकि आप एक चीज़ समझिए, तो एक फाइन बैलेंस बनाने की जरूरत है कि जहां पर, और ये क्वेश्चन इस बार के एस्से में आया भी था ना कि सोशल मीडिया का यूज करना डिप्रेशन देता है और लोनलीनेस देता है। ये सच्चाई है, वास्तविकता। आपके लाखों में फॉलोवर होंगे, सब्सक्राइबर होंगे, लेकिन वास्तविक जीवन के अंदर में आपके पास एक भी पर्सन नहीं है। तो वास्तविकता में क्या है, ये अकेलापन ही तो है। और आप देखिए सोशल मीडिया पर कंटिन्यूस स्क्रीन टाइम पर समय इन्वॉल्व करने के कारण में लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, और लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी डायरेक्टली इंपैक्ट करता है ब्रेन की डेवलपमेंट पे, डायरेक्टली इंपैक्ट करता है आपके सोचने समझने की क्षमता के ऊपर में। ये सारी चीज़ें क्या है, आपस में इंटरकनेक्टेड है। लेकिन एब्सोल्यूट बैन और एक जो जिसको हम ब्लैंकेट बैन बोलते हैं, उसकी जगह पर एक डेलिब्रेटेड और एक बहुत ही सोचे समझे स्टेप्स के हिसाब से अगर हम चलते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। चलिए अब कुछ स्कीम्स को देखते हैं। सबसे पहले देखें प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है उसको एक्सटेंड कर दिया गया। अभी तक दोस्तों जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना होती थी वो सोशो इकोनॉमिक कैटेगरी में जो बिलोंग करने वाली पॉपुलेशन है उनको मिलता था 5 लाख रुपए पर फैमिली पर ईयर मिलता था। प्लीज नोट करिएगा, पर पर्सन नहीं है, 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलता था पर फैमिली पर ईयर। अब कहा गया कि भाई जिनकी उम्र 70 साल से ज्यादा है, वो चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, किसी भी अमीर हो गरीब हो कैसे भी हो, चाहे वो लिस्ट में आते या नहीं आते, उन सभी को हेल्थ केयर फैसिलिटी मिलेगी।
तो ये चीज़ अनाउंसमेंट करी गई है गवर्नमेंट के द्वारा आयुष्मान भारत योजना के अंदर में, जहां पर उन्होंने कहा कि जो सीनियर सिटीजन है 70 और 70 साल से ज़्यादा के, उनको हेल्थ केयर का एक्सेस मिलेगा भारत के अंदर में आयुष्मान भारत योजना के तहत में। यह चीज़ चाहे जो भी कंडीशन हो, चाहे जो भी फाइनेंशियल कंडीशन हो, उसकी रेंज को क्या किया, ब्रॉडर कर दिया गया है। ठीक है, टारगेट पॉपुलेशन क्या है, द एक्सटेंशन will benefit approximately 6 crore senior citizen from 4.5 crore families by providing an annual health care of 5 lakh rupees per family। प्लीज नोट करें, पर फैमिली है। बजट एलोकेशन इसके लिए एक्सटेंड किया गया है। ठीक है, अब ये क्यों किया गया होगा, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप ये देखिए कि धीरे धीरे हमारे देश में जो ओल्ड एज की पॉपुलेशन है वो लगातार बढ़ रही है, बुजुर्गों की संख्या लगातार बढ़ रही है ना। इंडिया इज एक्सपीरियंसिंग रैपिड एजिंग with life expectancy at 70 years but healthy life years only 63.7 years, 5 years। ठीक है, तो आप ये देखिए जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज हैं वो बढ़ रही हैं, डायबिटीज बढ़ रही हैं, डिसेबिलिटीज बढ़ रहे हैं, जो क्या है धीरे धीरे एज के साथ में आपको क्या करेगा, ग्रिप करेगा। तो उस समय पर इलाज की आवश्यकता। अब उस एज में जो पर्सन है, जो बुजुर्ग हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं, अर्न नहीं कर रहे हैं, तो उनको क्या होता है, कई बार आपने नोट किया होगा, ये टॉपिक आपने पढ़ा भी होगा कि जो बुजुर्ग होते हैं उनका सबसे बड़ा कंसर्न होता है कि मेरे बुढ़ापे में जाकर मेरे को पैसा कौन देगा, मेरा इलाज कौन कराएगा। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। ठीक है, तो इंश्योरेंस कवरेज गैप है। ओनली 1 in 5 इंडिविजुअल जिनका उम्र 60 से ज्यादा केवल हेल्थ इंश्योरेंस में कवर है। तो 92% जो वर्क फोर्स है इनफॉर्मल लेबर में, उनके पास है ही नहीं इंश्योरेंस, तो उनको क्या करना है, इसके अंदर में कवर करना है। तो फाइनेंशियल इंपैक्ट क्या है हेल्थ केयर कॉस्ट का, आप भाई ये चीज तो हर किसी को पता है, हर किसी के घर में ही पता है कि अगर आप इलाज कराने जाते हैं तो उसका कितना कॉस्ट पड़ता है आपके ऊपर में। आप टेस्ट से लेकर, दवाई से लेकर, ट्रीटमेंट से लेकर कितना ही ज्यादा क्या पड़ता है, इंपैक्ट पड़ता है उस चीज का। ठीक है, तो कॉस्ट काफी ज्यादा बढ़ रही है, तो उसको क्या करना है, आपको कम करना है। और उसको कम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर में फोकस करने की जरूरत है, जिससे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कम हो और कैशलेस क्लेम हो जाए। क्या हो जाए, कैशलेस क्लेम हो जाए। आप देखें 15% जो हाउस होल्ड है उनके अंदर में क्या है आज। अच्छा, एक और चीज, आपको इलाज कराने के लिए फिर क्या करना पड़ता है, पैसा लेना पड़ता है, उधार लेना पड़ता है, किसी से लोन लेना पड़ता है। ये भी क्या करता है, इंपैक्ट करता है। ठीक है, तो आयुष्मान भारत योजना वैसे भी देखा जाए तो ये कहा जाता था कि ये इनएडुकेट के में कवरेज था इसका फॉर लॉन्ग टर्म केयर के लिए। तो अब क्या किया गया, इनको इंक्लूड करने से कहा गया इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, मैनी एल्डरली पेशेंट्स रिक्वायर ऑन गोइंग ट्रीटमेंट फॉर कंडीशन सच एज डायबिटीज़, कार्डियोवास्कुलर डिसीज, और उनको क्या करने की ज़रूरत है, उनको हेल्प करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अब इसमें एक और समस्या है कि यहाँ पर एक प्रॉब्लम यह है कि 70 साल क्यों, जब हम कह रहे हैं कि 63 साल की उम्र से ज़्यादातर बुजुर्गों की स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, तो हम इसके अंदर में 60 साल के ऊपर की उम्र को कर सकते थे, ये ज़्यादा और बढ़िया बेहतर कवरेज देता। दूसरा, इसमें कहा गया जो रेवेन्यू या फिर कह लीजिए जो एलोकेशन हुआ है, बजट का एलोकेशन हुआ है, वो सफिशिएंट नहीं है। 60 साल की बजट, 60 साल की उम्र और फिर उसमें बजट एलोकेशन अगर किया जाता तो ये और बढ़िया तरीके से हमारी एक लार्ज पॉपुलेशन को क्या कर सकता, कवर कर सकता था। क्योंकि एक और चीज़ समझिएगा, और दूसरा कहा गया है कि जो 5 लाख की कवरेज है ये भी सफिशिएंट नहीं है। आज के किसी भी हॉस्पिटल में आप चले जाइए, एक नॉर्मल ट्रीटमेंट के लिए भी आप एडमिट होते हैं तो 1 या 2 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। तो अभी पब्लिक हेल्थ स्पेंडिंग क्या मैं मतलब पब्लिक हेल्थ स्पेंडिंग मतलब पब्लिक की तरफ से आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर काफी ज्यादा बढ़ गया है। तो दूसरी तरफ में देखा जाए, जो हेल्थ केयर सेक्टर में 2 सेक्टर आते हैं, एक प्राइवेट सेक्टर आता है और एक गवर्नमेंट, जिसको हम पब्लिक सेक्टर बोलते हैं। तो आप ये चीज देखेंगे कि जो गवर्नमेंट का शेयर है जितना इंक्रीज होना चाहिए था, क्या वो उतना इंक्रीज हो रहा है? वो उतना इंक्रीज नहीं हो रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। टू अचीव पब्लिक हेल्थ गोल देयर मस्ट बी सब्सटेंशियल राइज इन पब्लिक हेल्थ स्पेंडिंग बियॉन्ड द करंट लेवल। ये कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट जितना खर्चा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पे कर रही है उससे इंक्रीज करने की जरूरत है। हमें प्राइमरी एंड टर्शरी केयर को सभी को इंटीग्रेट करने की जरूरत है, एक होलिस्टिक अप्रोच बनाने की जरूरत है जहां पर प्राइमरी केयर, टर्शरी केयर, क्यूरेटिव सर्विसेज सारी की सारी इंटीग्रेट हो जाएं, जो पूरी लार्ज पॉपुलेशन को क्या कर सके, हेल्प कर सके। ठीक है, तो रिकमेंडेशन क्या क्या दी जा सकती हैं? सबसे पहला दिया जा सकता है कि इसके कवरेज को एक्सपेंड किया जा सकता है। आउट पेशेंट सर्विसेज, पैलिएटिव केयर सर्विसेज, जो कि बहुत क्रूशियल है खासतौर पर बुजुर्गों के लिए। आपने देखा होगा केयर करने के लिए हमें हायर करना पड़ता है,
लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट के लिए, क्रॉनिक जो डिसीज होती है उसके अंदर में, तो उनको क्या किया जा सकता है, हेल्प किया जा सकता है इससे। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस है जहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हेल्थ केयर जो प्रोवाइडर्स हैं वो टाइमली पेमेंट नहीं करते हैं। कई सारे जो क्लेम्स हैं वो क्या हो जाते हैं, मतलब उनको मिलता ही नहीं, क्लेम्स ही नहीं मिलते, तो उसके ऊपर भी काम किया जा सकता है। नेक्स्ट स्कीम है नमस्ते स्कीम। आप सभी जानते हैं कि किसी गटर को, नाली को, सीवर को साफ करने के लिए अगर किसी इंसान को जाना पड़ता है तो वो इंसान की ना सिर्फ हेल्थ के लिए नुकसान है, क्योंकि आप बिना मास्क के, बिना सूट के अगर जा रहे हैं तो वो डायरेक्ट वो गैसेस आपके शरीर पर इंपैक्ट करेंगे, लोगों की जान चली जाती है। दूसरा, वो आपके डिग्निटी के भी अगेंस्ट है। तीसरा, कई जगह पर उसको क्या किया गया, एक कास्ट से जोड़ दिया गया। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम लेकर आए, नमस्ते। तो नमस्ते स्कीम क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड साथ में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, वो एक साथ कंबाइन हुए। उन्होंने कहा है कि जितने भी क्या नाम है, सीवेज का ट्रीटमेंट, क्लीनिंग, ये सब चीज़ें वो मशीनों के थ्रू होगी, मैकेनाइज्ड होंगी। तो वो है नमस्ते स्कीम। ठीक है, ठीक है, क्या है, नमस्ते स्कीम। तो याद रखिएगा, नमस्ते प्रोग्राम, नमस्ते स्कीम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड आपका मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो आप देख सकते हैं अभी एक डाटा आया कि शेड्यूल कास्ट, अगर जितने भी डाटा आप देख लें उसके अंदर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लासेस वो मिलाकर 92% के आसपास में हो जाते हैं, जो क्या करते हैं, मैनुअल स्केवेंजिंग में या इनके अंदर में क्या है, इंगेज्ड हैं, सेप्टिक टैंक को, सीवर को क्लीन करने में। तो एक तरीके का क्या है, ये कास्ट बेस्ड, कास्टिज्म टाइप का एक क्या हो जाता है, डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है। तो 2012-22 में इसको स्कीम को लॉन्च किया गया था, नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। ठीक है, जॉइंट इनिशिएटिव है, मैंने ऑलरेडी बताया, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी कि 100% सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फंडिंग इसमें दी जाती है। ठीक है, और ड्यूरेशन क्या है, 2023-24 से लेकर 2025-26 तक रहेगा। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसके अंदर में, कि जितने भी क्या नाम है, साफ सफाई वाले एरिया हैं, सेप्टिक टैंक क्लीनिंग है, उनको क्या किया जाएगा, मशीनों से साफ किया जाएगा। ठीक है, टू एलिमिनेट हजार्डस क्लीनिंग प्रैक्टिसेस, प्रिवेंट करना है फैटेलिटीज को सीवर और सेप्टिक टैंक में जो वर्कर्स की हो जाती है, और अपहोल्ड करना है सेफ्टी एंड डिग्निटी को। ठीक है, क्लियर। तो की फीचर्स क्या है इस स्कीम के, सबसे पहला फीचर्स क्या है, फीचर में है सिस्टमेटिक आइडेंटिफिकेशन हो रहा है सीवर एंड सेप्टिक टैंक वर्कर्स का। ठीक है, ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है, सेफ्टी गियर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ठीक है, ऑक्यूपेशन जो भी आप फॉलो कर रहे हैं, ऑक्यूपेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है, डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है किसका, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स का, सेफ्टी डिवाइसेस प्रोवाइड की जा रही है इसके अंदर में। ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जा रहा है, प्लस में आप देखेंगे लाइवलीहुड सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर मान के चलिए, एक बहुत बड़ा कंसर्न है, कोई ये कहते हैं कि जी मैं यहाँ पर मेरी कई पीढ़ियाँ काम कर रही थी, अगर आप मुझे यहाँ से दूसरे काम में लेकर जाना चाहते हैं तो अब मैं क्या करूँ। तो उसके लिए क्या है, आपको ध्यान ही होगा, लाइवलीहुड सपोर्ट, रिहैबिलिटेशन, ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट, ये सब चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं। अवेयरनेस कैंपेन भी चलाए जा रहे हैं, जिसके थ्रू क्या किया जा सके, यहाँ पर जो मैनुअल स्केवेंजिंग है उसको रोका जा सके। तो नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन 1997 में स्टैब्लिश हुआ था। ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस इसकी नोडल मिनिस्ट्री है। इसका मेन आपको नमस्ते स्कीम और इन सब चीज़ों से रिलेटेड आप जानते हैं, मैकेनाइजेशन ऑफ क्लीनिंग वर्क, सैनिटेशन वर्कर को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, लोन्स प्रोवाइड करना, इन सभी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आती है स्कीम पीएम विश्वकर्मा। और विश्वकर्मा से आप समझ गए होंगे, आर्टिशन जो हाथों से बुनकर, ये सारी चीज़ें, तो उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना और उनको लोन प्रोवाइड करना, ये 3 ऑब्जेक्टिव हैं पीएम विश्वकर्मा स्कीम के। तो 2023 में सेंट्रल सेक्टर स्कीम के नाते इसको लॉन्च किया गया था 17 सितंबर को। ठीक है, क्लियर है। और नोडल मिनिस्ट्री कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जिसका मेन एम क्या है, जो आर्टिशंस है, जो क्राफ्ट पर्सन है, वो जो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं सेल्फ एम्प्लॉयड बेसिस पर, उनको क्या करना है, हेल्प करना है। तो इसमें क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, जो पीएम विश्वकर्मा सर्टिफिकेट दिया जाएगा, आईडी दी जाएगी, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी 5 से 7 दिन की बेसिक ट्रेनिंग, एडवांस ट्रेनिंग, और उसका फिर डेली स्टाइपेंड भी दिया जाएगा 500 रुपये। ठीक है, टूल किट दिया जाएगा जिसके अंदर 15,000 रुपये तक का दिया जाएगा, ई वाउचर्स प्रोवाइड किए जाएंगे जिससे वो अपने टूल्स को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, विश्वकर्मा जो भी आर्टिशंस हैं, क्रेडिट सपोर्ट भी दिया जाएगा, उनको कोलेटरल फ्री लोन दिया जाएगा 3 लाख रुपए का 2 पार्ट में। ठीक है, इनको इंसेंटिव भी प्रोवाइड किया जाएगा डिजिटल ट्रांजैक्शन पे, अगर जो डिजिटल ट्रांजैक्शन करवाते हैं या करते हैं उनको हर एक ट्रांजैक्शन पर क्या दिया जाएगा, 1 रुपया ईज डिजिटल ट्रांजैक्शन, और अप टू 100 ट्रांजैक्शन पर मंथ ऐसा रहेगा।
मार्केटिंग सपोर्ट भी दिया जाएगा, जो क्वालिटी सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे जो अपने प्रोडक्ट हैं, जो प्रोड्यूसेस हैं, उनको क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। तो ये स्कीम एंड सोशल इश्यूज से रिलेटेड जो सितंबर महीने में टॉपिक थे, उनको हमने डिस्कस किया है। आई होप आप सभी ने सेशन को एंजॉय किया होगा। अगर सेशन को एंजॉय किया तो प्लीज़ लाइक करिएगा। और मेरे प्यारे दोस्त, मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि प्रतिज्ञा फास्ट ट्रैक बैच, प्रतिज्ञा प्लस के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए ये बैचेज अवेलेबल हैं। आप इनमें एनरोल कर सकते हैं। अगर कोई भी डाउट लगता है तो आप मेरे को मेल कर सकते हैं, लेकिन आपको इनमें एनरोल करते समय पे कोड क्या यूज़ करना है, PRT लाइव। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।